तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी या जीव विज्ञान के अध्याय 1 से 5 तक यानी कि चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि 1 से लेकर 5 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाओ, तो आज हम इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न को कवर करेंगे। उसके बाद में आपको ऐसे ही लघु उत्तरीय प्रश्न मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अध्याय 1 से 5 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आपको कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, हम उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे जिसका नाम है जीवों में जनन। तो देखिए इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पौधों में निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से अंग जो है पौधों में कायिक जनन के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है। का ऑप्शन है जड़, खा है तना, गा है पत्ती और घा है पत्र प्रकलिका। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा तना। यानी कि पौधों में जो तना होता है वो कायिक प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल अंग होता है। ठीक है, कायिक जनन के लिए और भी जनन होते हैं जैसे आलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, तो इस सबको मैं आपको ऑलरेडी सिलेबस में बता चुका हूँ। ठीक है, चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है जो कि इसी चैप्टर से है कि निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं। यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी संरचना है जो कि अलैंगिक संरचना है, यानी कि जिसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। का ऑप्शन है कोनेडिया, खा है कलिका, गा है जेम्यूल और घा है ये सभी। तो ये सभी जो हैं इसका सही आंसर होगा ये सभी यानी कि घा। ठीक है, इनमें से जो कोनेडिया है, कलिका है, जेम्यूल है, ये सभी जो हैं अलैंगिक जनन में उत्तरदायी हैं यानी कि अलैंगिक संरचनाएं हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। इसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है जो कि आपका है दूसरे चैप्टर से, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसका क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की द्विनिषेचन क्रिया होती है, यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ विस्तार से। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ये किसमें होती है? का है शैवालों में, खा है आवृत बीजी पौधों में, गा है ब्रायोफाइट्स में और घा है अनावृत जीवी पौधों में। तो जो द्विनिषेचन क्रिया होती है वो आवृत बीजी पौधों में होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आवृत बीजी और अनावृत बीजी इसमें सिर्फ अंतर यही है कि ये ना है बीच में। ठीक है, तो आप लोग आवृत बीजी याद रखिएगा, इसमें जो है द्विनिषेचन क्रिया होती है। चौथा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सेकंड चैप्टर से हैं। तो देखिए चौथा आपका है बहुभ्रूणता की खोज हुई, यानी कि बहुभ्रूणता की खोज किसके द्वारा हुई यानी कि किसने किया था। का है लुवियनहॉक ने, खा है माहेश्वरी ने, गा है विंकलर ने और घा है कूपर द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा चौथे का वो होगा आपका लुवियनहॉक। ठीक है, यानी कि लुवियनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बहुभ्रूणता क्या होती है इसको मैंने आपको चैप्टर में विस्तार से समझाया है। ठीक है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो है लुवियनहॉक द्वारा खोजी गई थी, इसके खोजकर्ता लुवियनहॉक हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है इसी चैप्टर से कि सैल्विया में परागण होता है। सैल्विया जो है इसमें परागण किसके द्वारा होता है? का है जल द्वारा, खा है वायु द्वारा, गा है कीटों द्वारा और घा है इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे का जो सही आंसर होगा वो होगा कीटों द्वारा। यानी कि जो सैल्विया होता है इसमें कीटों द्वारा परागण होता है। अब परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। परागण, स्वपरागण, परपरागण। तो अगर आप लोग कहेंगे परागण बाय शुभम लेक्चर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा छठवां क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। पुंकेसर क्या है? का है मादा जननांग यानी कि मादा जननांग, खा है नर जननांग, गा है का व खा दोनों और घा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पुंकेसर होता है ये नर जननांग होता है। ठीक है, इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर जो है वो नर जननांग का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा सातवां क्वेश्चन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, यानी कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं। का है राम उदार,
खा है बी एन प्रसाद, गा है पी एन मेहरा और घा है पी माहेश्वरी। तो जो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं वो हैं आपके पी माहेश्वरी। ठीक है, ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। 8वां है बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब मैंने आपको बीजांड की संरचना बताई थी तो एक स्थान था जहाँ से बीजांड वृत्त जुड़ा होता था, उसे हम लोग कहते थे क्या। का है केंद्रक, खा है निभाग या चलाजा, गा है माइक्रोपाइल और घा है नाभिक या हाइलम। तो उसे हम लोग कहते हैं नाभिक या हाइलम। ठीक है, यहाँ से जो है बीजांड वृत्त बीजांड द्वारा जुड़ा होता है। इसके बाद मेरा 9वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं या कोशिका, ठीक है, सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती है। यानी कि ऐसी कौन सी कोशिका है जो सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती है। का है सह कोशिकाएं, खा है अंड कोशिका, गा है प्रतिमुख कोशिका और घा है ये सभी। तो जो भ्रूणपोष में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं वो ये सभी हैं। ठीक है, सभी प्रकार के भ्रूणकोष में ये तीनों कोशिकाएं पाई जाती हैं। और भी पाई जाती होंगी लेकिन ये तीनों जो हैं ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये तीनों जो है पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी। इसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन है, ये अगले चैप्टर से है, तीसरे चैप्टर से। ठीक है, मानव जनन। तो स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है। यानी कि जब स्त्री के गर्भाशय में अंतरोपण होता है तो भ्रूण किस अवस्था में रहता है। का है मोर्यूला, खा है ब्लॉस्ट्यूला, गा है गैस्ट्रोला और घा है न्यूरूला। तो इसका सही आंसर होगा मोर्यूला। यानी कि जब स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण जो होता है वो मोर्यूला अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है। यानी कि जब भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था में होता है तो भ्रूण को जो गर्भाशय से जोड़ने का कार्य होता है वो कौन करती है। का है एमनियन, खा है अपरा या कोरियन, गा है एलेंटायस और घा है योग सैक। तो इसका सही आंसर होगा अपरा या कोरियन। ठीक है, तो अपरा या कोरियन जो है ये ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है, जिसके द्वारा जो भ्रूण होता है उसको पोषण लगातार मिलता रहता है। ठीक है, और उसकी वृद्धि होती रहती है। तो इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि जनन स्वास्थ्य चैप्टर से है कि एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। यानी कि एमनियोटिक द्रव, जब मैंने आपको उल विभेदन पढ़ाया था तो एमनियोटिक द्रव के बारे में बताया था। यानी कि ये ऐसा द्रव होता है जिससे आप लिंग निर्धारण कर सकते हैं। बट एमनियोटिक द्रव की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण हम ये जान सकते हैं एमनियोटिक द्रव के द्वारा कि कौन सा लिंग है, यानी कि नर है या मादा। तो का है बारपिंड, खा है लिंग गुणसूत्र, गा है काई एजमेटा और घा है प्रतिजन। तो इसका सही आंसर होगा बारपिंड। तो जो है एमनियोटिक द्रव में बारपिंड पाई जाती हैं। ठीक है, कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसके द्वारा भ्रूण की शिशु का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, इसके बाद में 13वां क्वेश्चन है जो कि वंशागति चैप्टर से है। ठीक है, अगले चैप्टर से वो है वंशागति या आनुवांशिकी इकाई है। इनमें से कौन सी वंशागत की इकाई है। का है गुणसूत्र, खा है जीन प्रारूप, गा है गाल्जी काय और घा है जीन। तो जो जीन होता है ये वंशागत या आनुवांशिकी की इकाई यूनिट होती है। ठीक है, इसके बारे में हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि प्रभाविता और पृथक्करण के नियम को किसने दिया था। ठीक है, 4 ऑप्शन है। का है डार्विन ने, खा है लैमार्क ने, गा है डीब्रिज ने और घा है मेंडल ने। तो ये मेंडल जी ने दिया था प्रभाविता एवं पृथक्करण का नियम। एक और नियम है स्वतंत्र अभ्यूहन का। तो इन सबको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। इस चैप्टर को भी मैं ऑलरेडी समाप्त कर चुका हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो कि इसी चैप्टर से है कि किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है। जो वर्णांधता होता है उसका विकास किसके कारण होता है। का है अधिक सुरापान से, खा है आनुवांशिकी से, गा है विटामिन ए की कमी से और घा है अति सक्रिय एड्रीनल ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर होगा आनुवांशिकी से। ठीक है, यानी कि आनुवांशिकी के से वर्णांधता का विकास होता है, जेनेटिक्स से। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी के 1 से लेकर 5 चैप्टर तक के थे। इसके आगे के चैप्टर के मैं आपको ऑलरेडी बताता रहूँगा। ठीक है, यानी कि इससे पहले भी मैं आपको अध्याय 1 से 16 तक जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, उन सभी का मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता चुका हूँ। तो उसको भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।